हेलो हेलो हेलो। आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कैसे होता है। ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, ये आपके ट्वेल्थ एनसीईआरटी में सबसे मतलब मॉलिक्यूलर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे नीट में भी सवाल आ चुके हैं, बोर्ड्स में भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। तो बेसिक से लेके चलूँगा, बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना बस आप, ठीक है ना। थोड़ा टॉपिक ऊपर डाल देता हूँ, थोड़ा नीचे आने जगह नहीं बचेगी बोर्ड में, तो लेकिन ये खा लिखूंगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो बेसिक से ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस के अंदर इसलिए होता है क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और जो एंजाइम्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसकी लोकेशन होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन में कि जो एस फेज होता है सेल साइकिल का, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तभी माइटोसिस में, जिसमें G1S और G2 में एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तभी एक सेल से जब दो सेल डिवाइड करते हैं ना, तो जो डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है और वो जो डीएनए वो उनके डॉटर सेल्स में भी चला जाता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं, इट occurs in S phase of cell cycle। इतना नोट डाउन कर लेता हूँ। इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें, ये मेरे पास एक डीएनए हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसा लग रहा है वेव बना दी पर ये डीएनए है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमने क्या बोला, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वो डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है। मतलब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना, यहाँ से डीएनए खुलेगा और इस वाले स्ट्रैंड पे और नीचे वाले स्ट्रैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और ये जो सेगमेंट होता है डीएनए का वो सेगमेंट जहाँ पर मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसको हम रेप्लिकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम रेप्लिकोन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन
इज डन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकोन। इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस नहीं। तो ये एक रेप्लिकोन है। जो प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस अलग अलग होती है। हम मतलब ऐसे तो थोड़ी थोड़ी तो सेम रहती है, पर दोनों की अलग अलग, दोनों में अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं, ये सब है। तो हम यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ये मेरे पास डीएनए, ये मेरे पास डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये मेरे पास पूरा का पूरा एक रेप्लिकोन है। अभी यूकैरियोटिक सेल है, मतलब ये सारा काम कहाँ चल रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होगा। कहाँ चल रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होगा। तो यहाँ पर इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। यहाँ पर पहला जो एंजाइम आता है उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज ओरिजिन पे बाइंड करके और डीएनए को वहां से खोल देता है। डीएनए को क्या कर देता है, ओरिजिन पे बाइंड करके वहां से खोल देता है। तो ये क्या करता है, मेक्स डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ऐसे ऐसे अगर यहाँ पर मैंने हेलिकेज लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए यहाँ से खुल जाएगा। ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मैंने ये डीएनए को पकड़ा और ये खोल दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डीएनए को इसने डबल सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया। अब ये एक स्ट्रैंड होगी, ये एक स्ट्रैंड होगी। सबको पता है डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया। अब ये पूरा पार्ट जो होता है उसको हमने क्या बोला था, रेप्लिकोन। ये आधा पार्ट जो होगा ना, ये एक चिमटे की तरह लग रहा है, मतलब फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरह लग रहा है। तो ये आधा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा जाता है ना, वो इस रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर ही पढ़ा जाता है कि भाई आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता किधर है। इस पॉइंट पे यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर जहाँ पर ओरिजिन से डीएनए यूं बंद था, डीएनए खुल गया, डीएनए यूं बंद था, डीएनए यूं खुल गया। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर इधर की तरफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। इस पॉइंट पे दोनों तरफ, इधर भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इधर भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मैं डाल देता हूँ, इसको रब कर लेते हैं, डाल देता हूँ। देसी बात है, मैं डाल देता हूँ, कहता हूँ। तो यहाँ पर पहले ओरिजिन था, ओरिजिन पे हेलिकेज लगा, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया। फाइनल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये ऐसा, जिस पे हमने क्या करा, यहाँ पर इसको आधे में डीएनए रेप्लिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे डीएनए खुलता है ना, वैसे इधर की साइड और इधर की साइड जो उलझ जाता है डीएनए। अब जैसे यहाँ से पहले डीएनए एकदम बंद था, इधर से खोलूंगा तो इधर की साइड और इधर की साइड ज़्यादा उलझ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम लगता है दूसरा, वो क्या लगता है, वो टोको आइसोमरेज लगता है। जो कि मेरे पास क्या करता है, जो इधर से मेरे पास उलझ रहा है ना डीएनए, इधर से भी उलझ रहा है, कहीं खोलूंगा तो इधर से थोड़ा सा, मतलब वो, अब तभी आपने पतंग उड़ाई हो तो उसमें क्या होता है कि धागा उलझ जाता है, फिर उसमें धागा को सुलझाने में बड़ा टाइम लगता है। वैसे ही यहाँ पर धागा उलझ गया, ऐसे याद रख देना। यहाँ पर जो टोको आइसोमरेज होता है ना, उस जो पतंग पतंग का जो ये मांझा है, वो अगर उलझ जाता है तो उसमें तो हम सही करते हैं ना, उसको हम बैठ के सुलझाते हैं। और यहाँ पर तो एंजाइम लग रहा है जिसका नाम है टोको आइसोमरेज। वो क्या करेगा, तो ये तो यहाँ से धागा जो है ना, मतलब डीएनए वो उलझ जाता है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है, जो नेगेटिव सुपर कोइलिंग है ना, उसको ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो डिक्रीज करता है। फिर यहाँ पर तीसरा एंजाइम लगता है एसएसबी नाम का।
SSC नहीं है उसकी प्रिपरेशन में नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो SSB लग रहा है। SSB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ना, वो क्या करता है, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड रखता है। कि भाई यहाँ पर भी आपको पता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स, दो स्ट्रैंड कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहती है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहती है। तो ये एक दूसरे से वापस से जुड़ नहीं है, उसके लिए हमने एक एंजाइम लगाया जिसका नाम है SSB। ठीक है ना, ये क्या करता है, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड रखता है। इसका काम है डीएनए को थोड़ा दूर दूर रखना, ज्यादा करीबी आ जाएंगे दोनों के बीच में, तो इसका काम क्या है, दूर दूर रखना डीएनए को। हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिख देता हूँ। मेक्स डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, मेक्स डीएनए दूर दूर, मेक्स डीएनए दूर दूर। मैं इंडिया के देख रहा हूँ, हिंदी तो इतनी आती होगी, इंग्लिश में अगर तुम्हें आती तो तुम बना के लिख देना, मेरे को नहीं आती इतनी इंग्लिश। मतलब ये याद रखना कि भाई जो SSB होता है वो ये डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड रखता है, चिपकने नहीं देता वापस से। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, स्पेस आ जाएगी थोड़ी। तो हमने 3 एंजाइम अभी पढ़ लिए। पहला एंजाइम था मेरे पास हेलिकेज, जो कि डीएनए को खोलता था, उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना उसको ब्रेक करता था। दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, जो कि नेगेटिव सुपरपोजिशन को कम करता है। तीसरा एंजाइम क्या था, SSB। SSB क्या करता था, SSB मेरे पास जो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड रखना है, चिपकने नहीं देता। अब मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम होता है, मतलब मेरे पास क्या होता है कि जैसे डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये क्या करेगा, ये खुलेगा, इस पे एक नया स्टैंड बनेगा, इस पे एक नया स्टैंड बनेगा। तभी तो मेरे पास ये नया एक डीएनए बन गया, एक नया डीएनए बन गया। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। यहाँ पर जो स्टैंड होती है उसको मैंने 5 डैश नाम दिया, यहाँ पर 3 डैश। अब इसको थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, इसको 5 डैश नाम दे दिया, इसको 3 डैश नाम दे दिया। ये मेरे पास ये तो पूरा एक रेप्लिकोन है, और ये मेरे पास एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। इस रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होगा, ये 5 डैश है, दोस्तों जैसे आपने अज्यूम करो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये यहाँ इसको नीचे कर, इसको इग्नोर कर दो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये डीएनए यहाँ से क्या कर लिया मैंने, खोल दिया, ये खोल दिया, डीएनए खुल जा रहा है, हाँ ये खुल गया। तो ये खुल गया ना डीएनए। अब यहाँ पर ये वाला जो स्टैंड है, दो स्टैंड है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ये वाला जो स्टैंड है ना ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, नीचे वाला जो स्टैंड है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। इस पे एक नया डीएनए बनेगा, मतलब एक डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी सिंपल से भाषा में, और नीचे वाले में भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है। तभी तो वही डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में लिख लेते हैं। ये 5 डैश स्टैंड है और ये 3 डैश स्टैंड है। ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इस वाले स्टैंड पे एक नया डीएनए बनवाएगा, इस वाले स्टैंड पे एक नया डीएनए बनाएगा। तो ये इसका पूरा नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है ना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो घर में सबसे छोटा जो भाई होता है, छोटा सबसे छोटा जो फैमिली मेंबर होता है ना, उसको सबकी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इसको भी सपोर्ट की जरूरत है, और इसको किसकी सपोर्ट की जरूरत है, प्राइमर की। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक आरएनए का पार्ट होता है। आरएनए मतलब जिसमें AUGC वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आरएनए, आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। तो प्राइमर जो होता है आरएनए का पार्ट होता है, छोटा सा सेगमेंट होता है। और दूसरी चीज, इसको सिंथेसाइज कौन करता है, प्राइमेज नाम का एंजाइम प्राइमर बनवाता है। और डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कि हमेशा 5 डैश टू 3 डैश ही डीएनए पॉलीमराइज करेगा। मतलब जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चलती है, हमेशा 3 डैश पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, 3 डैश पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, वैसे ये क्या करेगा, 5 डैश टू 3 डैश ही 5 डैश टू 3 डैश मतलब डीएनए को पॉलीमराइज कर सकता है। 3 डैश टू 5 डैश इसके बस की बात नहीं है।
जैसे यहाँ पर ये 5 डैश है, ये 5 डैश है तो यहाँ 3 डैश होना चाहिए, ये 3 डैश है तो यहाँ पर 5 डैश होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से डीएनए बनाना स्टार्ट कर देगा। ये धीरे धीरे, आपको पता है ये डीएनए जो ह्यूमन सेल के अंदर, मतलब यूकेरियोटिक सेल के अंदर अलग अलग के अंदर अलग अलग होगा, बट ह्यूमन सेल्स के अंदर जो डीएनए का जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। अब 2.2 मीटर डीएनए को एक बार में तो मैं रेप्लिकेट कर नहीं सकता, तो छोटे छोटे सेगमेंट बनाए जिसका नाम है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन में भी हम हाफ, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए रेप्लिकेशन को समझना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डीएनए बनता है, फिर ये पीछे से ये डीएनए खुल जाता है, फिर उसमें बनता है, फिर पीछे से यहाँ से डीएनए खुल जाता है, फिर उधर ये लाइन ऐसे जाती रहती है। ये समझ के ना 5:3 डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत है, 3 डैश है तो यहाँ पर मैंने एक प्राइमर लगा दिया 5:3 डैश। यहाँ पर 5 डैश है तो यहाँ पर मैंने एक प्राइमर लगा दिया 5:3 डैश। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होगा ना, यहाँ पर ये प्राइमर लग गया, अब वो नए जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसको 3 डैश एन पर जोड़ता है, तो वो इधर पॉलीमराइज करता हुआ जाएगा, और ये इधर वाले इस वाले स्ट्रैंड पे इधर पॉलीमराइज करता हुआ जाएगा। बाद वाला सिचुएशन अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से डीएनए मैंने और खोल दिया, ये इतना बड़ा सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, और ये पूरा बन गया, ये 5 डैश है, और ये मेरे पास क्या है 3 डैश है। ये 5:3 डैश, ये तो मैंने प्राइमर जोड़ा था, और प्राइमर यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, यहाँ इसलिए जोड़ा क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की गलती मेरी गलती नहीं है। ये 5 डैश है, ये 5:3 डैश है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहेगा, और आगे क्या कर देगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन कराएगा, फिर और डीएनए, ये यहाँ से डीएनए और खुलेगा, तो ये इधर बना देता हूँ। अब जैसे ये ऊपर वाली जो स्टैंड है, ये 5 डैश वाली, तो इस पे क्या हुआ, ये एक नया प्राइमर लगा, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने 3 डैश एन पर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के यहाँ तक लिया है। फिर यहाँ से मेरे पास इस जगह से डीएनए खुला तो अब यहाँ पर एक और प्राइमर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा प्राइमर, लगाना पड़ेगा भाई 5:2 इधर, तो इधर करना है ना मेरे को डीएनए इधर करना है ना डीएनए सिंथेसाइज, तो 5 डैश से तो थोड़ा ना कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज, इसलिए यहाँ पर एक और प्राइमर लगाना पड़ेगा 5:3 डैश। फिर ये जो जगह है उसको कौन फिल कर देगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज फिल कर देगा न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के। और इधर ये वाली स्टैंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 3 डैश एन पर तो डीएनए पॉलीमरेज ले जाएगा आगे, जितना ज़्यादा डीएनए खोलोगे 3 डैश एन पर डीएनए पॉलीमरेज उतना ज़्यादा डीएनए बनाता जाएगा, आगे बनाता जाएगा, आगे बनाता जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें बार बार प्राइमर सिंथेसिस लग रहा है, नीचे वाले स्टैंड में तो सिर्फ एक बार प्राइमर लगाया था, ऊपर वाले में जब जब डीएनए खुलेगा ना तब तक मेरे को प्राइमर लगाना पड़ेगा। ये 5 डैश स्टैंड है, ये 3 डैश स्टैंड है, इस पर बार बार प्राइमर जोड़ने की मेरे दिक्कत आ रही है, वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से आ रही है। यहाँ पर एक और प्राइमर जोड़ा था मैंने, अब क्या होगा, ये भी प्राइमर का पार्ट है, और इसमें तो एक प्राइमर लग गया, और आगे तो डीएनए पॉलीमरेज कर ही देगा, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं प्राइमर लगाने की, इस पर बार बार प्राइमर लगा के। तो जो अब क्या होगा कि प्राइमर जो होता है वो आरएनए का पार्ट होता है, मेरे को तो डीएनए से डीएनए बनाना है, मेरे को आरएनए तो ना बनाना है, तो मेरे को प्राइमर को हटाना पड़ेगा। अब जैसे प्राइमर को हटाएंगे तो ये जो स्टैंड बचेंगे, ये जो प्राइमर है अब मैंने उसको हटा दिया, अब ये जो स्टैंड बचते हैं ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज ने बनाए थे, इसकी भी डायरेक्शन 5:3 है, ये ऐसे। ये जो स्टैंड बचता है प्राइमर हटाने के बाद जो चीज़ बचती है यहाँ पर, उसको हमने क्या बोल दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यार बोर्ड ध्यान रखिए मिलता है।
ये क्या बच गए, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बच गए। इधर भी बहुत सारे होंगे, मैंने सिर्फ 2 ही बनाए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये तो डीएनए का पार्ट है, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमराइज ने सिंथेसाइज करा था ओकाजाकी फ्रेगमेंट। मैंने प्राइमर को हटाई दिया, उसमें उसका कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो यूरासिल है। डीएनए के अंदर यूरासिल तोड़ना होता है, यूरासिल डीएनए के अंदर तो थाइमिन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 3' एंड बचा हुआ है ना, यहाँ पर 3' एंड पर जो डीएनए पॉलीमराइज है ना, वो आगे डीएनए को सिंथेसाइज करता हुआ चला जाएगा ऐसे। और फिर लास्ट में ये जो जगह है, इसको कौन जोड़ने के लिए आता है, 2 न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड कौन जोड़ेगा, लाइगेज। जो लाइगेज है वो इस वाले जो स्टैंड है, आगे तो डीएनए पॉलीमरेज ने बढ़ा दिया और ऊपर जोड़ा किसने, जोड़ दिया लाइगेज ने। ये वाला जो स्टैंड है और ये वाला जो स्टैंड है, 2 न्यूक्लियोटाइड इधर से आ रहे थे, अब बीच में स्पेस दिया, यहाँ पर जो जोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसको हमने बोला लाइगेज। लाइगेज जो होता है वो मोलिकुलर ग्लू होता है। डीएनए को सिंथेसाइज करा डीएनए पॉलीमरेज ने, और जोड़ किसने दिया, लाइगेज ने जोड़ दिया। पानी पी लेता हूँ दोस्तों। इस वाले स्टैंड में क्या हो रहा है कि बार बार प्राइमर सिंथेसाइज करना पड़ रहा है। तो इस वाले स्टैंड के कंपैरिजन में इस वाले स्टैंड में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो धीरे धीरे हुआ, इसलिए इस वाले स्टैंड को हमने क्या बोल दिया, लैगिंग स्टैंड। और इस वाले स्टैंड को हमने क्या बोल दिया, लीडिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड में इस वाले जगह को हमने बोला ओरिजिन, और ये वाला क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट। इस वाली जगह को हमने बोला ओरिजिन, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन 4 की तरफ। तो लीडिंग स्टैंड में हम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ओरिजिन से रेप्लिकेशन 4 की तरफ। फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन भाई यहाँ पर ओरिजिन था ना, ओरिजिन से तो हेलिकेज लग के यूँ डीएनए खुला था, डीएनए डबल स्टैंडर्ड था तो वही डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड करा था उसने, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े थे। तो ये डीएनए पॉलीमराइज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ओरिजिन से रेप्लिकेशन 4 की तरफ। फ्रॉम ओरिजिन टू रेप्लिकेशन 4। और जो लेगिंग स्टैंड है वो बेचारा लैग करता रहता है। जरा कोई लेक्चर आप देख रहे हो तो बीच में नेट निकल गया तो लैग करेगा ना, वैसे ये लेगिंग स्टैंड है, ये लैग बड़ा करता है। लैगिंग स्टैंड जो होता है उसमें डीएनए पॉलीमराइज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी बहुत जाती है। तो लैगिंग स्टैंड में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है और ये ओरिजिन है। रेप्लिकेशन फॉर्क से ओरिजिन की तरफ डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमर बन रहा है, फिर इधर डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है, फिर यहाँ पर नया प्राइमर, फिर इधर डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है। डीएनए कौन पॉलीमराइज कर रहा है, डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है। तो ये लैगिंग स्टैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क टू ओरिजिन। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, लिखना है तो लिख लो, लिख रहे हो क्या, मैं ठीक चलो मिटा लेता हूँ। दोस्तों जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए को पॉलीमराइज करता है, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि जो टेम्पलेट पे जो वो डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है ना वो टेम्पलेट डीएनए है, इसलिए उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। वो तो पहले बता दिया। तो आपको डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जा रहा है, और न्यूक्लियोटाइड अगर न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जा रहा है तो उसको अलग से न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो इसलिए उसका सबस्ट्रेट हो जाएगा। सबस्ट्रेट की तरह कौन काम करता है, यहाँ पर डीएनए तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर काम आएगी, राइबोज शुगर काम नहीं आएगी क्योंकि वो तो आरएनए में काम आती है ना। यहाँ डीएनए से डीएनए बनाना है, इसलिए डीऑक्सी राइबोज सबस्ट्रेट की तरह कौन काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट।
भाई वो तो डीएनए पॉलीमरेज तो एंजाइम था ना, एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट जुड़ता है उसकी एक्टिव साइट पे, तभी तो एंजाइम काम कर पाता है, तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाता है। मतलब वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा है, ये 5 डैश ये 3 डैश खुला हुआ है तो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ेगा, फिर नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ेगा, ऐसे जोड़ रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डीएनटीपीस, डीएनटीपीस। जो डीएनटीपीस होते हैं उसके डुअल रोल होते हैं, क्या होते हैं, डुअल पर्पस। डुअल पर्पस यानी जो दो तरीके का बिहेवियर दिखा सकता है, जैसे लाइट डुअल नेचर होता है, कभी पार्टिकल कभी वेव इधर उधर चलती रहती है। डुअल पर्पस कौन कौन सा, पहला तो मैंने आपको बताया कि एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है, और इसमें डीएनटीपीस जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, मतलब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है उसमें नया न्यूक्लियोटाइड आता है, तो वो जो नया न्यूक्लियोटाइड आता है वो डीएनटीपी होता है, मतलब उसके पास 3 फॉस्फेट लगे रहते हैं। आता तो ट्राइफॉस्फेट है बट जुड़ता मोनोफॉस्फेट है, तभी तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। भाई ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का तो 3 डाइस एंड, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का एक फॉस्फेट लगा के वो 3 डाइस एंड के ओएच के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ता है, ओएच के साथ जुड़ जाता है। न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़ा हुआ यार यहाँ पर, मैं तक रहा हूँ ऐसे नहीं, तो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर आधा तो ट्राइफॉस्फेट है, जुड़ने के लिए आता तो ट्राइफॉस्फेट है पर जुड़ता सिर्फ मोनोफॉस्फेट है, तो दो फॉस्फेट जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ना पड़ता है, मतलब वो जो दो फॉस्फेट बॉन्ड है ना वो टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, और ये मेरे पास ये न्यूक्लियोसाइड बना दिया। तो इतना पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ऐड होता है, और इतना पार्ट जो होता है ना वो टूट जाता है, वो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है ना ये टूटता है, तो ये हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम ट्रैप कर लेते हैं किस प्रोसेस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो इसके डुअल रोल हो गए, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और दूसरी चीज एनर्जी प्रोवाइड करेगा रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो मत करना, चलो ठीक है कर देना, आओ ठीक है।